हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के यूनिट 1 को डिटेल में पढ़ रहे थे। यूनिट 1 का नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। उसका आज क्लास नंबर 4 है। बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसका मैंने आप लोगों को सिलेबस करा दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट बता दिए हैं, चैप्टर्स बता दिए हैं और इसके टॉपिक जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो जो एग्ज़ाम में जिससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, वो टॉपिक भी आप लोगों को बता दिया है। इसके पहले की 3 क्लासेस हो चुकी हैं, उसमें मैंने आप लोगों को फॉर्मल चार्ज और रेजोनेंस के बारे में कुछ बताया है। ठीक, आज मैं आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर रेजोनेंस, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर रेजोनेंस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो रेजोनेंस का 2 लेक्चर हो जाएगा। एक तो क्लास 3 में पढ़ाया रेजोनेंस होता क्या है, उसका एग्जाम्पल बताया, साथ ही साथ उसमें कंडीशन बताया। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए दूसरा लेक्चर भी प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस पढ़ेंगे, रेजोनेंस एनर्जी पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ रेजोनेंस पढ़ेंगे और रेजोनेंस इन बेंजीन भी पढ़ेंगे। इतने सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट ज़रूर बनाइएगा। ये सारे नोट्स आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में कराती हूँ। जितना आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखने से नंबर मिलेंगे उतना ही पढ़ाती हूँ आप लोगों को। ठीक, तो उतना ही इम्पॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि वही क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले होंगे, तो वही आप एग्ज़ाम में लिख के भी आएंगे, तो वही से आपको अच्छे मार्क्स भी गेन करेंगे। और जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होंगे। कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि आप नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, और डेली प्रेजेंट ज़रूर किया करिए कि क्लास अटेंड कर रहे हैं कि नहीं अटेंड कर रहे हैं। ठीक, क्लास नंबर 4 है। इसके पहले की क्लासेस आप लोग जा करके देख सकते हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है। केमिस्ट्री प्लेलिस्ट वाला सेक्शन ओपन करेंगे तो आप लोग थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बाकी मैं आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश सब कुछ पढ़ाती हूँ। अगर आपका इन सब में से कोई भी सब्जेक्ट है तो आप पढ़ सकते हैं। इसमें मैं आप लोगों को डिटेल लेक्चर प्रोवाइड करती हूँ। तो लेक्चर ऐसे चलेंगे कि जैसे केमिस्ट्री का यूनिट 1 कंप्लीट हो गया तो फिर फिजिक्स का आएगा, फिर मैथ्स का आएगा, और कंप्यूटर साइंस का तो चल ही रहा है, इंग्लिश का भी साथ में चलता ही रहेगा। ठीक, तो आप लोग वेट किया करिए। सारे लेक्चर आप लोगों के कंप्लीट करा दूंगी। एग्ज़ाम से पहले के पहले सारा कवर हो जाएगा। मैं चाहूँ तो एक दिन में 3 से 4 लेक्चर भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, सब कुछ कवर होगा। यहाँ तक कि यूनिट 1 डिटेल में कवर कराने के बाद मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगी और उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक, तो उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर रेजोनेंस। अब ऐसी ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि रेजोनेंस की कंडीशन को फॉलो करती है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, इसमें मेरे साथ लिखते भी चलिएगा ताकि आप लोगों के नोट्स भी बनते चले और एग्ज़ाम का कोई भी प्रेशर ना हो। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट में लिखिएगा तभी आप लोगों को अच्छे से कॉपी भी रिप्रेजेंट हो जाएगी और एग्जामिनर को भी लगेगा कि कितने ज़्यादा पॉइंट्स भी लिखा गया है, तो उसी हिसाब से आप लोगों को पॉइंट के बेसिस पे नंबर भी मिल जाएगा। अगर आप लोगों को लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, 15 मार्क्स का आता है, तो सबसे पहले रेजोनेंस लिखेंगे, उसकी डिफिनीशन लिखेंगे, उसका एग्जाम्पल लिखेंगे, उसकी कंडीशन लिखेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और सिग्निफिकेंस सब कुछ लिखना है। तो 3 से 4 पेज का ये आंसर बन जाएगा आप लोगों को। पॉइंट्स में लिखेंगे तो और अच्छे से रिप्रेजेंट भी होगा। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। अगर उसका ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ तो मतलब वो कंपाउंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल है। तो यही चीज़ हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द number of resonating structure। मतलब उसकी जो कंपाउंड की स्टेबिलिटी है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर सकती है। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर then the compound is more stable।
अगर जितना ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, मतलब 5 से 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, तो वो कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंडीशन में कहलाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड हैज़ बीन dissociated and energy constant of compound will decrease। देखिए इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक यही है कि अगर कंपाउंड की स्टेबिलिटी हमें निकालनी है तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे। जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, इसको मैंने आप लोगों को रेजोनेंस वाले में बता दिया कि कैसे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर उसको कहते हैं। ठीक, जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वही ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लार्ज नंबर में बॉन्ड जो होते हैं वो टूटते हैं और एनर्जी कॉन्स्टेंट ऑफ कंपाउंड विद डिक्रीज, मतलब जो एनर्जी कांस्टेंट होता है, मतलब उसकी जो एनर्जी होती है वो घटती चली जाती है। मान लो कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद कोई ऐसा कंपाउंड हुआ है जिसमें डबल बॉन्ड ऊपर के साइड हो गया, फिर कोई कंपाउंड हुआ डबल बॉन्ड नीचे के साइड हो गया। इसको मैंने CO3 के एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझाया भी हुआ है। ठीक, बहुत अच्छे से इसको समझाया हुआ CO3-2 के एग्जाम्पल से। तो आप लोग पिछले की वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं आप लोगों को क्या कहना चाहती हूँ। तो यही पहला पॉइंट है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी उसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। क्यों डिपेंड करती है? अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है तो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि बहुत सारे उसमें बॉन्ड डिसोसिएट होते हैं और एनर्जी कॉन्स्टेंट ऑफ कंपाउंड विल डिक्रीज होता है। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आगे। इसमें कह रहा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी भी जो हमारा निकालते हैं हम लोग, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और उसकी पोजीशन जो होती है, मतलब एटम तो अपनी ही जगह पे रहेगा, मतलब ओजोन है तो एटम तो अपनी ही जगह पे रहेगा, लेकिन पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड या तो इलेक्ट्रॉन का या फ्री चार्ज जो होता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, मान लीजिए यहाँ पर है तो कभी यहाँ प्रेजेंट हुआ तो कभी यहाँ प्रेजेंट हुआ, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट हो जाता है। इसी को हम लोग डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर ऑफ एटम्स तो उतने ही रहेंगे, नंबर ऑफ एटम्स एंड देयर पोजीशन remain unchanged, but pi electron वही जो डबल बॉन्ड होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन will shift from the original position that is known as delocalization of charge। अब इसको ध्यान से समझिएगा, मैंने इसको समझा दिया है कि अगर हमारे पास ओजोन का ये CO3 का स्ट्रक्चर है तो उसमें जितने भी एटम्स होंगे और उसकी पोजीशन, एटम की पोजीशन नहीं चेंज होगी। ठीक, एटम उतने के उतने ही रहेंगे, उसकी पोजीशन वहीं पर ही रहेगी। अगर एक ऑक्सीजन यहाँ है तो एक ऑक्सीजन यहाँ है तो एक ऑक्सीजन यहाँ है, तो ऐसी ही रहेगी और उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। लेकिन जो उसमें पाई बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, या कह सकते हो पाई इलेक्ट्रॉन होगा, वो विल शिफ्ट फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। कभी यहाँ पर हो गया, कभी यहाँ पर हो गया, कभी यहाँ पर हो गया, तो इसकी पोजीशन जो होगी शिफ्ट होती रहेगी। इसको CO3-2 के स्ट्रक्चर में अच्छे से समझाया। अगर आपने रेजोनेंस वाला लेक्चर, पहला लेक्चर जो देखा होगा इसका, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी जो शिफ्ट पोजीशन होती है इसी को हम लोग डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा होता है। जो रेजोनेंट हाइब्रिड हम लोग पढ़ा, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। मान लीजिए कि हमारे पास 10,000 मतलब 10 मान लीजिए कि हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर हुआ जिसमें सारे बॉन्ड्स का, सारे इलेक्ट्रॉन का अच्छे से दिखाई देता है, तो उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें पॉइंट लिखेंगे द हीट ऑफ फॉर्मेशन, द हीट ऑफ formation of resonance hybrid is more than resonating structure। इतना समझ में आप लोगों को कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर या कह सकते हो रेजोनेंस हाइब्रिड का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है, जो हीट की कैपेसिटी होती है या हीट ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हो, वो ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है जो डायपोल मूवमेंट होता है रेजोनेंस हाइब्रिड का, वो भी अलग तरीके से होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंपेरिजन में। तो ये पॉइंट लिखेंगे द डायपोल मूवमेंट। जितने पॉइंट लिखवा रही हूँ उतने पॉइंट आप लोगों को लिख के भी आना है ताकि आप लोगों को एक भी मार्क्स इसमें ना कटे। The dipole moment of resonance hybrid is different from the resonating structure। इसमें कह रहे हैं जो डायपोल मोमेंट होता है, आगे के लेक्चर में इसको मैं आप लोगों को बताऊंगी, बाकी आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा होगा म्यूसिस को रिप्रेजेंट करते हैं। जो डायपोल मोमेंट होता है रेजोनेंस हाइब्रिड का वो अलग होता है एज कंपेयर टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये पॉइंट हो गया। अब एक पॉइंट और लिखिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो दीवार स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का और केकुलिन स्ट्रक्चर होता है उसकी एनर्जी लेवल सेम नहीं होता है। इसमें देखिएगा, इसमें सबसे पहले हम लोग दीवार स्ट्रक्चर जानते हैं। दीवार स्ट्रक्चर क्या होता है? दीवार स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन रिंग तो आप लोगों ने देखी होगी, कुछ इस तरीके से होती है, ठीक। तो हम जानते हैं जो बेंजीन रिंग होती है उसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं क्योंकि इसमें बॉन्ड शिफ्ट होते हैं। सबसे पहला जो दीवार स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर यहाँ पर बॉन्ड होता है, यहाँ पर बॉन्ड होता है और ये डायगनली कट होता है। और फिर उसके बाद एक बार बीच से कट होता है, यहाँ पर एक बॉन्ड होता है, एक यहाँ पर बॉन्ड होता है और एक यहाँ पर बॉन्ड होता है, यहाँ पर, और ये डायगनली कट होता है। इसको कहते हैं दीवार स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जहाँ पर एनर्जी लेवल सेम नहीं होती। देखिए, एक कुछ ऊपर है तो एक कुछ नीचे रहेगा, फिर एक कुछ और नीचे रहेगा। इसमें मैंने बता दिया है, लेकिन ये कुछ थोड़ा सा और नीचे करके बन जाएगा, ये थोड़ा सा और ऊपर करके बन जाएगा। तो इसकी जो एनर्जी लेवल होती है नॉट सेम होती है। तो इसमें लिखेंगे एनर्जी लेवल इज नॉट सेम, इज नॉट सेम। आप लोग थोड़ा ऊपर नीचे करके बना लीजिएगा क्योंकि इसमें मैंने एक साइज़ का ही बना दिया है। आप लोग इसको नीचे कर लीजिएगा, इसको ऊपर कर दीजिएगा, इसको नीचे कर दीजिएगा। तो इससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि जो दीवार स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का उसका एनर्जी लेवल सेम नहीं होती। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है रेजोनेंस का। एक और चीज़ होता है जो केकुलिन स्ट्रक्चर होता है। कौन सा? केकुलिन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वो क्या होता है? जो हम लोग ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसमें डबल बॉन्ड के बाद शिफ्टिंग होती है, ये ऐसे रहेगा और इसमें जो होता है इसमें एनर्जी लेवल सेम होता है। ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये वाला, और ये वाला यहाँ, और ये वाला यहाँ। इसमें सिर्फ डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई, ठीक। तो ये क्या कहलाता है? ये केकुलिन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कहलाता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है? एनर्जी लेवल सेम होता है। तो इसमें लिखेंगे एनर्जी लेवल इज सेम, एनर्जी लेवल इज सेम, ठीक। जितने पॉइंट्स लिखा रही उतने पॉइंट्स आप लोगों को एग्जाम में लिखने भी हैं, ठीक। और लास्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें लास्ट पॉइंट लिखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो चार्ज होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन पे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे ही प्रेजेंट होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लास 12 में, क्लास 11 में अच्छे से पढ़ के आएंगे। जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है, तो वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो वही चीज़ कह रहा है इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन रेजोनेटिंग
structure, the charge on free electron, that means positive charge should be present on electropositive atom, and negative charge should be present on electronegative atom. इसमें कह रहा है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा, इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे प्रेजेंट होगा और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्रेजेंट होगा। एक बार मैं आप लोगों को फिर से सम अप कर देती हूँ। मैंने आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाया रेजोनेंस की। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ये पढ़ा कि किसी भी कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होता है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। अगर जिसका ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ वो कंपाउंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हुआ। क्यों ज़्यादा स्टेबल हो? उसमें बहुत सारे बॉन्ड डिसोसिएट होते हैं और एनर्जी कांस्टेंट ऑफ कंपाउंड वो डिक्रीज होता है। फिर हमने पढ़ा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो नंबर ऑफ एटम होता है और उसकी पोजीशन कभी भी बदलती नहीं है, लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो जाते हैं। इसी को हम लोग डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर हमने देखा कि डायपोल मूवमेंट जो होता है रेजोनेंस हाइब्रिड का वो अलग होता है एज़ कम्पेयर टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट में देखा कि जो दीवार स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन होता है उसका एनर्जी लेवल सेम नहीं होता है। ठीक, फिर हमने देखा कैकुलीन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का एनर्जी लेवल सेम होता है। फिर लास्ट पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक फॉर रेजोनेंस का कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो चार्ज होता है फ्री इलेक्ट्रॉन पे, इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे प्रेजेंट होता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्रेजेंट होता है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे रेजोनेंस एनर्जी, फिर उसके बाद देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? लिखेंगे द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड, आप लोग इस तरह का बिटवीन नहीं लिख के आएंगे क्योंकि एग्जामिनर को ना समझ में आए, लेकिन आप लोगों को लिखने के लिए बता दी हूँ, लेकिन इस तरह का बिटवीन नहीं लिख के आएंगे। बिटवीन की पूरी स्पेलिंग लिखेंगे। ठीक, बता दूँ, नहीं तो छोटी छोटी मिस्टेक भी आप लोगों के एग्जाम में मार्क्स कट कर सकती है। तो लेकिन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कैकुलीन्स is known as resonance energy। इसको समझिएगा, जो एनर्जी डिफरेंस होता है, जो रियल स्ट्रक्चर होता है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है कैकुलीन का, उसी को हम लोग रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। जो हमारे पास जो अभी बेंजीन आया था तो उसमें अगर जो रियल स्ट्रक्चर होता है और जो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा तो उसका जो रियल डिफरेंस होगा वही हमारा रेजोनेंस एनर्जी कहलाएगा। इसकी डिफिनीशन हर बार पूछी जाती है और इसका फॉर्मूला होता है रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू जो रियल स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का या कोई भी रियल स्ट्रक्चर होता है किसी भी कंपाउंड का माइनस उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं बनता, लेकिन इतना इसकी डिफिनीशन पूछी जाती है काफ़ी बार कि रेजोनेंस एनर्जी बताइए। तो सबसे सिंपल डिफिनीशन बता रही हूँ कि जो एनर्जी डिफरेंस होता है रियल एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कैकुलीन इज़ नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। ये इसका फॉर्मूला भी हो गया। अब हम इसमें देखते हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ रेजोनेंस देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग होगी सिग्निफिकेंस ऑफ रेजोनेंस। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है स्टेबिलिटी क्या होता है, जिसमें अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा हुआ तो स्टेबिलिटी भी हमारी ज़्यादा होगी। तो लिखेंगे नंबर ऑफ
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर हमारे पास नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा हुआ तो इसको आप लोग पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। इफ़ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज़ मोर देन स्टेबिलिटी इज़ ऑल्सो मोर। ठीक, तो स्टेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो हमारे पास इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। जो सिग्निफिकेंस ऑफ रेजोनेंस में आता है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है, जो बॉन्ड की लेंथ होती है, जितने यहाँ से यहाँ तक की बॉन्ड बना, मान लो 1.5 एंगस्ट्रॉम में इसकी बॉन्ड लेंथ है, तो इसमें क्या होता है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है रेजोनेंस की कंडीशन में। तो लिखेंगे द बॉन्ड लेंथ इन रेजोनेंस बाय हाइब्रिड इज लेस than expected bond length in canonical form। इसमें कह रहा है कि जो हमारी बॉन्ड लेंथ हो जाती है रेजोनेंस में, जो हाइब्रिड की बॉन्ड लेंथ हो जाती है वो लेस हो जाती है एज़ कंपेयर टू द जो एक्सपेक्टेड हम बॉन्ड लेंथ कैनोनिकल फॉर्म की मानते हैं। तो जो एक्चुअल की होती है वो कम हो जाती है, कैनोनिकल फॉर्म की ज़्यादा हो जाती है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। और तीसरा पॉइंट है इसमें, तीसरा पॉइंट है कि स्टेबिलिटी क्या होता है, सॉरी स्टेबिलिटी नहीं, इसमें रेजोनेंस एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जो एनर्जी होती है, हमने बताया कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कैकुलिन, इसी को हम लोग रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। तो कह रहा है कि जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो हाइब्रिड की कम होती है एज कंपेयर टू द कैनोनिकल फॉर्म। तो इसमें लिखेंगे द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस hybrid is less than canonical form। कैनोनिकल फॉर्म की जो रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू द कैनोनिकल फॉर्म। तो ये हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ रेजोनेंस भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो लास्ट टॉपिक बचता है वो रेजोनेंस इन बेंजीन है, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेजोनेंस इन बेंजीन। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है बेंजीन का। फॉर्मल चार्ज का 2 लेक्चर बना है, उसमें मैंने फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन बताया है, उसके एग्जांपल्स कराए हैं। फिर रेजोनेंस का भी 2 लेक्चर बना है जिसमें रेजोनेंस की डेफिनेशन कराए हैं, उसमें कंडीशन कराए हैं, और दूसरे लेक्चर में इसमें बताया कैरेक्टरिस्टिक बताया, सिग्निफिकेंस बताया है और रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बताया। और लास्ट टॉपिक जो बेंजीन से बन सकता है वो है रेजोनेंस इन बेंजीन। बेंजीन में रेजोनेंस किस तरीके से देखने को मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे हम लोग, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन अल्टरनेट कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन should not given all properties। इसमें जो बेंजीन में क्या होता है कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है बेंजीन का कुछ इस तरीके से, इसको हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर एक कार्बन है, कार्बन ही रिंग तो होती है ये पूरी बेंजीन की। तो जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है और जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसी तरीके से तो बना रहता है बेंजीन। तो वही चीज़ कह रहा है कि जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सारी प्रॉपर्टीज़ को नहीं बता पाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो बेंजीन में जो किस तरीके से रेजोनेंस काम करता है। तो इसमें देखिए कैसा स्ट्रक्चर इसका बनता है, ये तो हमने बता दी साइक्लिक स्ट्रक्चर में। तो पहला पॉइंट यही कहता है कि बेंजीन का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, सारी प्रॉपर्टीज़ को नहीं बता पाता है। ठीक, ये CH होता है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है CH, हाइड्रोजन भी तो जुड़ा रहता है, ये डबल बॉन्ड CH, यहाँ से सिंगल बॉन्ड CH और ये सिंगल डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा।
और ये CH और ये सिंगल बॉन्ड से। ये हो गया बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद इस तरह पूछ सकता है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में बताइए, उसमें रेजोनेंस के बारे में बताइए। तो इस तरीके से आप पहला पॉइंट ये लिखेंगे। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू अबव रिप्रेजेंटेशन there are two types, carbon single bond carbon, bond length 1.54 angstrom, and carbon double bond carbon, bond length 1.34 एंगस्ट्रॉम। इसमें कह रहा है जो एबव रिप्रेजेंटेशन हमने अभी बनाया है, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 1.5 एंगस्ट्रॉम होता है, बल्कि जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ जो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। लेकिन हमें एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की पूरी चेन में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.40 एंगस्ट्रॉम हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है इस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसको साइक्लिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो उसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। सबसे पहले यही समझ लीजिए कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन होता है, जिसमें कार्बन अल्टरनेट पोजीशन पे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, सारी प्रॉपर्टी को नहीं बता पाता है। क्यों नहीं बता पाता है? क्योंकि उसमें दो टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जिनकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती है। हमने ये मतलब फाइंड आउट किया कि एक कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, बल्कि जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 होती है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली इसमें लिखेंगे बट एक्सपेरिमेंटली ऑल कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड इन बेंजीन जो पाई गई है लेंथ उसकी वो 1.40 एंगस्ट्रॉम पाई गई, ना कि 1.54 नहीं पाई गई है, ना कि 1.34 पाई गई है। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ पाई गई है 1.40 एंगस्ट्रॉम पाई गई है। सो वी कैन से दैट अबव स्ट्रक्चर, जो हमने अबव स्ट्रक्चर बनाया है, above structure of benzene is not suitable, is not represented भी लिख सकते हैं, is not represented। अब लेकिन अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो इसमें हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास बेंजीन है, ठीक, इसके 6 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। अब देखिए कैसे कैसे पॉसिबल हैं। सबसे पहले में यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, अरे डबल बॉन्ड होगा यहाँ पर। फिर हम लोग बॉन्ड को शिफ्ट कर देते, एक यहाँ बॉन्ड कर देते, एक यहाँ कर देते, एक यहाँ। फिर उसके बाद हमने देखा 2 पॉसिबल ऐसे रहते, कैकुलेन स्ट्रक्चर में रहते। फिर उसके बाद 3 दीवार स्ट्रक्चर में बन जाते हैं, एक यहाँ से बनेगा और एक यहाँ से ये बन जाएगा और एक यहाँ से बनेगा। तो ये क्या होता है? इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन। ये क्या होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन। तो ये पूरा बेंजीन का रेजोनेंस इन बेंजीन भी हो गया है कंप्लीट। अगर आपको किसी तरह का डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी की मैंने आप लोगों को रेजोनेंस का जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को करा दिया है। कोई भी तरह का डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बाकी आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश भी आप लोग इसी चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। पूरी तरीके से मैं आप लोगों को गाइड करने वाली हूँ। तो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। 2 टाइमिंग है, 6 PM पे और 8 PM पे। आप दोनों टाइमिंग पे क्लास की नोटिफिकेशन ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि ये वीडियो आई है कि नहीं, क्योंकि 2 टाइम पे दे दिया है कि अगर एक टाइम पे नहीं हो पाता है तो दूसरे टाइम पे आपको वीडियो मिल जाए। ठीक, कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दूँ, फिर भी आप लोगों को जल्दी से जल्दी कवर करा दूँगी। सारे यूनिट कवर कराने हैं, सारे लेक्चर कवर देने हैं, आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने हैं, उसके आंसर्स भी प्रोवाइड करने हैं। तो आप वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चों तक भी पहुँच सके, और कमेंट ज़रूर किया करिए। ठीक, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया करिए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।